अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं एक बहुत ही मशहूर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का ज़िक्र करूँगा और उसके जो दौर में जो कुछ हुआ वो देखेंगे और फिर आपसे एक सवाल करूँगा कि आपने उसका जवाब देना है कि हमारे जो इस वक्त ज़वाल है, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो मुग़ल सल्तनत के ज़वाल की अलामत है। तो मोहम्मद शाह रंगीला की पैरवी करते हुए हमारे वो कौन-कौन से हुक्मरान हैं जो पाकिस्तान की मईशत, सियासत और समाज के ज़वाल के ज़िम्मेदार हैं? इन सवालात के जवाबात आपने देने हैं। मैं ज़रा आपके सामने मोहम्मद शाह रंगीला की जो ज़वाल के असबाब हैं, उसने क्या कुछ किया, वो आपके सामने रखूँगा। चले सुनिए जी मोहम्मद शाह की कहानी। आपको ज़रा मैं बताना चाह रहा हूँ मुग़ल बादशाह, मैंने अभी ज़िक्र किया था। मोहम्मद शाह उसका नाम था, अलमारूफ मोहम्मद शाह रंगीला। रोशन अख्तर नसीरुद्दीन शाह, मुगलिया सल्तनत का 14वां बादशाह। इसकी पैदाइश 17 अगस्त 1702 में हुई थी और इसकी वफ़ात 26 अप्रैल 1748 में हुई थी। और ये मोहम्मद शाह जो है औरंगज़ेब आलमगीर के बाद क़यादत और सियासी अबतरी के बहरान में तवीलुल मुद्दत बादशाह गुजरा है। मोहम्मद शाह बहुत ज़्यादा अय्याश था, ये तो आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा अय्याशी किया करता था। तो आप भी ज़रा देखिएगा हमारे यहाँ कौन है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज़्यादातर वक्त ऐशो निशात परस्ती में गुजारा। सल्तनत मुगलिया के ज़वाल का पहिया जो औरंगज़ेब आलमगीर के बाद से चलना शुरू हो चुका था, उसका सद्देबाब मोहम्मद शाह के 27 साला तवील दौर में किया जा सकता था। मगर बदकिस्मती के बादशाह की ऐश पसंदी और बेफिक्री के सबब नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी वज़रा के कांधों पर थी, जिनकी सियासी चश्मक ने मुल्क को सियासी और इक़्तिसादी बहरान से दो चार कर रखा था। निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह ने, जो एक मुखलिस अमीर था, हालात पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी मायूस होकर दक्कन वापस चला गया। मराठों और सिखों की बगावत, जिसे औरंगज़ेब आलमगीर ने कुचल कर रख दिया था, दोबारा सर उठाने लगी थी, लेकिन मोहम्मद शाह उनसे बेखबर ऐश व तर्ब में वक्त गुजारता रहा। फिर नादिर शाह का हमला हुआ। जब मोहम्मद शाह को नादिर शाह के हमला की इतला मिली तो उसने निहायत बदहवासी में जोजा बहादुर शाह हज़रत मेहर परवर से मशवरा तलब किया और हादसा नादिर शाही के मुआसिर मौलिफ ने इस मुअम्मर खातून के जवाब को महफूज रखा है, जो सही तरीन तज़िये पर मबनी है। उसने कहा तुम ऐश व इशरत में मसरूफ़ रहते हो, बचपन तुम्हारा ख़वातीन के साथ गुजरा है और तुम्हारे जो है वो ज़रा हैं, तुम्हारी सल्तनत है, उसमें ऐश परस्ती हो रही, आराम तलबी आ गई है। इसकी वजह से जो है तुम बिल्कुल किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते और तुम इन सारी चीज़ों से बेखबर भी हो। उसका असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां हजिस्ता अख्तर का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बरादरान ने उसे जेल से रिहा कराया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने लिए नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, लेकिन तारीख ने उसे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबाह गैर मुतवाज़िन शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्स व सरूद और फहाशी और यानी का दिल दादा था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने के खप्त में भी मुब्तला था। वो एक ऐसा पारा सिफ्त इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता वज़ीर आज़म को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी उसकी फर्माबरदारी और इताअत गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बाज़ औक़ात जोश इक़्तिदार में दरबार में सरेआम पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़िज़ वज़रा, दिल्ली के शरफ़ा और उस वक्त के उलमा और फज़ला वाह वाह कहकर बादशाह सलामत की तारीफ़ करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था, कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहन कर आएँ और फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर पाँव में घुंघरू बांधेंगे, और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती थी। वो दरबार में आता था और ऐलान कर देता था, जेल में बंद तमाम मुजरिमों को आज़ाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के बराबर मज़ीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और उन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता था वो उसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने और खिलतें पेश करने का भी शौकीन था। वो रोज़ 5 नए लोगों को वज़ीर बनाता था
और 150 लोगों को शाही खिलत पेश करता था, और अगले ही दिन ये वजारतें और ये खिलतें वापस ले ली जाती थी। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता था और उनकी टांगों, बाजुओं और पेट पर लिपट कर कारोबार सल्तनत चलाता था। वो काजी शहर को शराब से वुजू करने पर मजबूर करता था, और उसका हुक्म था, हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है, और जिसने इस अमानत में खयानत की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। और उसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर ममलिकत का स्टेटस दे दिया, और ये घोड़ा शाही खिलत पहनकर वज़रा के साथ बैठता था। मोहम्मद शाह रंगीला कसरत से शराब नोशी के बायस 26 अप्रैल 1748 को इंतकाल कर गया। अब जरा जंग करनाल और दिल्ली की बर्बादी। 1738 में नादिर शाह ने कंधार पर कब्जा करके होतकी सल्तनत का खात्मा कर दिया था। मीर वाइस होतक ने 1709 में सफवी सल्तनत को शिकस्त देकर कंधार में होतकी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 1738 नादिर शाह हमला तक कायम रही। कंधार पर नादिर शाही कब्जा के बाद अफगान बागियों की हवालगी के मुतालबे और इस पर अमल दरामद ना होने पर नादिर शाह काबुल को फतह करता हुआ दिल्ली की जानिब बढ़ना शुरू हुआ। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के दरमियान में जंग 1739 में करनाल के मकाम पर हुई, जो दिल्ली के शुमाल में तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मोहम्मद शाह की 1 लाख से जायद फौज नादिर शाह की 55,000 फौज का मुकाबला ना कर सकी। एक बात जो अहम थी वो ये कि नादिर शाह की फौज जदीद तोपों, बंदूकों और जंबोरक, ये एक तरह की कम वजन तोप जिसे ऊंटों पर लगाकर दागा जा सकता है, से लैस थी, जो कम वजन और आसानी से मुंतकिल और नस्ब की जा सकती थी। जबकि मोहम्मद शाह की फौज के हथियार भारी भरकम और पुरानी तर्ज के थे, जिनकी कसरत नादिर शाह की चुस्त और मुनज़्ज़म फौजी इक़दाम के मुकाबिल बेसूद साबित हुई। भारी भरकम हथियार और गैर मुनज़्ज़म फौज अगर कसीर हो तो वो चुस्त और मुतहर्रिक फौज का आसानी से निशाना बन जाती है। जंग करनाल में भी यही हुआ, और मोहम्मद शाह को उसकी नातजुर्बाकारी और कमज़ोर जंगी हिकमत अमली के सबब शिकस्त फाश हुई। मोहम्मद शाह गिरफ्तार होकर नादिर शाह के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। अब मुगल खजानों की चाबी नादिर शाह के हाथ थी। अहलियान शहर की बगावत और नादरी फौजियों के कत्ल के वाक़े पर नादिर शाह ने कत्ल आम का हुक्म दिया, और दिल्ली में लूट मार और गारतगिरी शुरू हुई। नादिर शाह जब दिल्ली से लौटा तो उसके हमरा बेशबहा दौलत थी। दरियाए नूर, कोहे नूर, तख्त ताऊस, हजारों हाथी और जंगी घोड़े और जवाहरात इसमें शामिल थे। जो माल और जवाहर उसके हाथ लगा, उसकी कीमत करोड़ों के करीब बताई जाती है। इसकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नादिर शाह ने अपनी सल्तनत में 3 साल तक टैक्स वसूल ना किया। नादिर शाह के हाथों मुगल सल्तनत को शिकस्त के बाद फिर संभलने का मौका नहीं मिला। बतदरीज हालात दिगरगू होते चले गए। अफसोस के सल्तनत मुगलिया के जानशीन इस कदर नाअहल और कुन ज़हन हो चुके थे कि इस शिकस्त से ज़रा भी सबक ना सीखा, चाहे जाए कि मुल्क का नज़्म नस्क संभालते। नीज़ ये कि मुगल उमरा की सियासी कशमकश ने भी सल्तनत को खासा नुकसान पहुँचाया। उनकी ज़ाती मफाद और खुद गर्जी पर मबनी ग्रोह बंदियों ने रही सही कसर भी ना छोड़ी। लिहाजा बादशाहों की कम अकली और बेखबरी का फ़ायदा रजील और कम ज़र्फ लोग शाही दरबार में मसाइब और उमरा की जगह पाते रहे, और मुखलिस और काबिल उमरा बेअसर होते चले गए। वारिद तेहरानी ने लिखा है कि मोहम्मद शाह अपने 47 सालों में सिवाय सैर और शिकार के दिल्ली से बाहर नहीं निकला। औरंगजेब ने जिन खिलाफ शरीयत रसूम को ख़त्म कर दिया था, उनसे बेपरवाह बादशाहों के दौर में फिर शुरू हो गई थी। जी जनाब, आपने मोहम्मद शाह रंगीला की कहानी सुनी, देखा आपने उसकी ऐश परस्ती, उसकी शिकस्त और मुगलिया सल्तनत का ज़वाल आपके सामने है। और मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा था कि आप बताएंगे कि पाकिस्तान की जो तबाही हुई है, मईशत की तबाही है, सियासत की तबाही है, समाज की तबाही है, तो मोहम्मद शाह रंगीला जैसे वो कौन कौन से हुक्मरान हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं, आपने ये बताना है। और इसी तरह की कहानियाँ जो है हम आपको मुख्तलिफ बादशाहों की, मुख्तलिफ सल्तनतों में से मिसालें लेकर जो है वो हम बताएंगे, ताकि हम अपने भी जो हुक्मरान क्लास है इसको समझ सकें और अपने मसाइल का कोई हल ढूंढने के काबिल हो सकें। अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरा चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
اور اس میں یہ جو اس طرح کی کہانیاں ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہے، تاریخ کیونکہ سبق دیتی ہے، تو تاریخ سے سبق کا جو ہے سلسلہ یہ ہم جاری رکھیں گے، اور اگر آپ جتنا سپورٹ کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔